हाँ जी, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। हमने लास्ट क्लास में किया था राउल्ट्स लॉ, RAOULTS। ये क्या था? ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। बोर्ड की तरफ बेटा ध्यान, इधर पेज मत पलटो, इधर देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। याद है बताया था? वॉलेटाइल मतलब जो अपने आप भाप बन जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह उड़ जाते हैं ना अपने आप, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। क्लोरोफॉर्म सुना है आपने? क्लोरोफॉर्म भी वॉलेटाइल है ना? क्लोरोफॉर्म भी बॉटल में पैक करके रखते हैं, खोल देंगे तो उड़ जाएगी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने काम में आती, पता ना? अच्छा, तो रॉल्ट्स लॉ क्या था, एक बार जल्दी से याद दिला दूं मैं। रॉल्ट्स ने बोला था कि अगर आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाओगे तो पहले कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो पहले के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और दूसरे का जो प्रेशर है वो दूसरे के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। एक्स माने मोल फ्रैक्शन, पी माने वेपर प्रेशर। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया रॉड्स ने तो यहाँ पे क्या दिया था? P1 नॉट, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इधर क्या दिया उसने? P2 नॉट। तो ये P1 और P1 नॉट में क्या फर्क था आपको बताया था? P1 नॉट होता है घुलने से पहले उसका क्या प्रेशर था। सपोज मैंने पेट्रोल लिया तो घुलने से पहले जो उसका प्रेशर था, मान लो वो था 50 बार या 50 पास्कल प्रेशर था। ध्यान से सुनना, तो ये जो घुलने के पहले प्रेशर है बच्चे, ये P1 नॉट है पेट्रोल का। ऐसे दूसरा मान लो मैंने डीजल लिया, डीजल का प्रेशर है 60, तो ये P2 नॉट है। समझ रहे हो? तो P1 नॉट और P2 नॉट आपको दे देंगे वो लोग। और आपसे क्या पूछेंगे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आपसे पूछेंगे टोटल प्रेशर बताओ। P टोटल होता है बेटा P1 प्लस P2। घुलने के बाद जो इनके प्रेशर बन जाते हैं वो P1 और P2 बन जाते हैं। घुलने के बाद जैसे मैंने पेट्रोल डीजल मिला दिया, अब पेट्रोल कितना प्रेशर डीजल पे लगा रहा है वो P1 होगा, और डीजल कितना पेट्रोल पे लगा रहा है वो P2 होगा। सेकंड, तो घुलने के बाद वाले प्रेशर P1 P2 है, घुलने से पहले जो प्रेशर थे वो क्या थे? P1 नॉट P2 नॉट। ठीक है? अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, एक तीसरा फॉर्मूला भी सुन लो। तीसरा फॉर्मूला था, मान लो आपने उनको मिक्स करा और वो वेपर बन गए, वो भाप बन गए। आप है वो डब्बे के अंदर ही, कंटेनर में, लेकिन वो वेपराइज हो गए, उड़ने लग गए वो वहीं पे ही, मिक्स नहीं हो रहे, मिक्स होके उड़ने लग गए। तब उस केस में वेपर फेज, इन वेपर फेज में जो फॉर्मूला था वो ये था। P1 का क्या फॉर्मूला था? Y1 इंटू पी टोटल, और P2 का फॉर्मूला था Y2 इंटू पी टोटल। ये Y1 प्लस Y2 भी 1 होता है, और ये X1 प्लस X2 भी 1 होता है। याद रखना, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। X1 प्लस X2 भी 1 होता है, Y1 प्लस Y2 भी 1 होता है। अब मैं आपको इन पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वैसा ही एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है? रॉल्ट्स लॉ पे पहला न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना ताकि एक दूसरे के कॉपी में ना झांकना पड़े, है ना? ध्यान से। मान लो मेरे पास 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है CHCl3, और 60 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन है। डाइक्लोरोमीथेन ये होता है Cl2CH2, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन और मीथेन, ठीक है, CH2। 25 ग्राम ये है, 60 ग्राम ये है। इसका जो प्रेशर वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, जो घुलने से पहले प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? P1 नॉट। इसका प्रेशर है से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको इसको कुछ नहीं करना, ये प्रेशर की वैल्यू याद रखनी, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। और सेकंड वाले का जो प्रेशर है वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बस ये 4 डेटा दिया हुआ है बस। ठीक है? यहाँ हमें ये 4 डेटा दिया हुआ है। हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है आप टोटल प्रेशर बताओ, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बताओ। दूसरा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताओ। बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि कोई किसी कॉपी में ना देखे। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है? ऐसे ही हमने आज रॉल्ट्स लॉ के ऊपर भी हमने 2-3 क्वेश्चंस करने हैं आज। तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो हम 3 कर पाएंगे, वरना आप 2 ही कर पाओगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन यही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ऐसे 2 कॉलम बना लेना, एक क्लोरोफॉर्म के लिए और एक इसके लिए, डाइक्लोरोमीथेन के लिए। ठीक है? दोनों के ना मोलर मास निकाल लेना, मोलर मास। कार्बन का मास क्या होता है? 12। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1।
ये दूंगा मैं आपको पेपर में, वैसे वो भी देंगे, लेकिन 20 तक के एटॉमिक मास तो याद रखो। कार्बन का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5, वो देंगे इनटू कितने क्लोरीन है 3, इसका मास आ जाएगा ना कैलकुलेट करके। फिर इसका भी मोलर मास निकाल लेना, इसका भी मोलर मास। कार्बन का यहाँ पे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2। मैं मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा वो करना, इसमें तो मेथड है। ये दोनों के मोलर मास निकल गए। फिर दोनों के निकालना मोल्स। एक मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिसको याद नहीं है मोल का क्या फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर। ये जो पहले का गिवन, ये गिवन मास है, पहले का गिवन मास कितना है 25, मोलर मास आपने निकाला ही है ये ऐड वैड करके, ये इसके मोल आ गए। ऐसे दूसरे का भी मोल का फॉर्मूला वही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसका गिवन मास कितना है 60, मोलर मास आपने निकाला ही है, दोनों के मोल आ गए। मोल निकालते ही आप दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 आ चुके हैं ना बेटा, ये N1 का आंसर आया होगा, ये N2 का आंसर आया होगा, ये उठाना यहाँ पे डाल देना, X1 आ जाएगा। आया समझ में, N1 N2 आ चुके हैं ना, यहाँ से कैलकुलेट करके ये वहां डाल देना, N1 N2, X1 आ जाएगा। जैसे X1 आ जाए, X2 का फॉर्मूला ये लगाना, 1 माइनस ऑफ X1। X1 प्लस X2 क्या होता है 1, तो अगर मुझे X1 पता है तो वो 1 में से माइनस कर दूंगा, X2 आ जाएगा। X1 X2 दोनों आ गए, ये कहानी खत्म हो गई। अब आ जाना आप, हमें टोटल प्रेशर निकालने को बोला था ना उसने। टोटल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस P2। उसके लिए P1 P2 तो चाहिए ना, P1 P2 तो है नहीं, तो P1 P2 का ये वाले दोनों फॉर्मूले लगा देना। ये P1 का फॉर्मूला है और ये P2 का। अब P1 का फॉर्मूला लगाना, P1 का क्या फॉर्मूला, P1 नॉट X1। P1 नॉट कितना दे रखा था 100, तो P1 नॉट की जगह 100, X1 आपने निकाल ही लिया था तो ये P1 निकल गया, सिंपल है। वैसे P2 का क्या फॉर्मूला है P2 नॉट X2। P2 नॉट कितना दिया हुआ था उसने 80, P2 नॉट 80 दिया था, X2 आपने यहाँ से निकाला ही होगा, वो यहाँ डाल देना, P2 आ जाएगा। P1 P2 आ गए, तो जब P1 P2 आ गए तो P टोटल भी आ ही जाएगा। तो P टोटल का क्या फॉर्मूला हुआ भाई, P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये दोनों के आंसर आए, ऐड कर देना, P टोटल आ गया, खत्म। यूनिट सेम लिखेंगे, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बात खत्म, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा बहुत आसान है, दूसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये क्या है, ये जो y1 y2 है ना, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये y1 y2 निकालने हैं। ये जो x1 x2 है ये भी मोल फ्रैक्शन थे, लेकिन वो लिक्विड फेज में थे। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बदल जाता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना। अब सेकंड पॉइंट लेना, इन वेपर फेज ऐसे लिख देना, ताकि टीचर को लगेगा हाँ इसको पता है कि क्या कर रहा है, वो कॉपी तो नहीं कर रहा कहीं से। तो इन वेपर फेज, वेपर फेज में ये फॉर्मूला लगेगा। P1 का क्या फॉर्मूला होगा, y1 इंटू पी टोटल। देखो P1 आप यहां से निकाल चुके थे ना, 100 से मल्टीप्लाई करके जो आया था वो क्या था P1 आप निकाल चुके थे। P टोटल भी तो निकाल चुके थे आप, दोनों को ऐड करके P टोटल भी आपके पास था। तो P1 आपके पास है ऊपर, P टोटल भी आपके पास ऊपर है, इनको डिवाइड कर लेना, इसके नीचे ये चला आएगा तो क्या मिल जाएगा y1, है ना। P1 भी है ऊपर, P टोटल भी है, डिवाइड करके y1 आ गया, y1 आ गया। अब y2 के लिए अगला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इससे करो, दोनों का टोटल क्या होता है 1, तो जब y1 आ गया तो y2 तो आ ही जाएगा ना। y2 क्या होगा 1 माइनस ऑफ y1, जो आंसर है इसको 1 में से माइनस करना, y2 आ जाए, खत्म। आगे समझ, सिंपल है। ऐसे ही चलना जैसे मैंने किया है, ठीक है। कॉपी मत करना बुक से, बुक का अलग मेथड है, आपका अलग मेथड चलेगा, ठीक है। आपको करना है बुक का एग्जाम्पल नंबर, पॉज कर दे बेटा, बुक का